एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 14 फरवरी 2022 के करंट अफेयर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग स्टार आईक्यू कोड का यूज कर सकते हैं। इस कोड का यूज करने से आप लोगों को अगर कोई भी अनअकैडमी पे कोर्स लेना है तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इस बार जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है वो बहुत ही खास है अनअकैडमी पे। इस टेस्ट में आप लोग अगर हिस्सा लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल करते टाइम मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा स्टार आईक्यू। इस टेस्ट में आप लोग अगर एक रैंक लेके आते हैं तो आपको लैपटॉप जीतने का मौका मिलेगा और अगर आप लोग 2 से 6 रैंक के बीच में लेके आते हैं तो आपको सैमसंग मोबाइल फोन और 7 से 16 के बीच में JBL ईयरबड्स और 1 से 10 रैंक अगर आती है तो आप अनअकैडमी की 100% स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं। इस टेस्ट का लिंक आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आज रात की 7:30 और 10:30 की क्लासेस होंगी, उन क्लासेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लोग मुझे एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी पे। दोस्तों, आज का पहला सवाल जो कि बहुत ही खास सवाल है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनाया जा रहा है? भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जा रहा है सूरत के अंदर। सूरत है गुजरात के अंदर। तो ये बहुत जरूरी और बहुत अच्छा सवाल है। आइए इसकी सारी डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, तो बुलेट ट्रेन आपको फोटो में दिखी रही है कुछ इस प्रकार की ट्रेन जो बहुत ज्यादा स्पीड तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चलने वाली है। और ये ट्रेन जो है वो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है। तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास का सफर है, तय करेगी। और ये ट्रेन का जो सफर है, एक्चुअली इस ट्रेन का जो कंप्लीट काम है वो 2023 के अंदर होना था जब से इसे स्टार्ट किया गया, लेकिन इस ट्रेन को प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से जो है वो किया जा रहा है तो करके 15 अगस्त 2022 तक ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी। अब ये जो ट्रेन है इस पे जो टोटल लागत आने का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 1,08,000 के तकरीबन लगाया जा रहा है। जापान ने पहले ही भारत को 88,000 करोड़ रुपए जो है ना कर्ज में देने पे सहमति ऑलरेडी जता ही दी है। ये कर्ज जो दिया जा रहा है इस पे कोई ब्याज ज्यादा नहीं है। ब्याज अब कितना है? 0.1% ही है केवल। और इस कर्जे को चुकाना है 50 साल के अंदर। तो मतलब यूं है कि अगर 50 साल में इस 88,000 करोड़ रुपए का ब्याज देना होता है भारत को तो ब्याज समेत टोटल भारत को जो है वो 90,500 करोड़ रुपए ही देने होंगे, यानी कि केवल 2500 करोड़ रुपए ही ज्यादा देने हुए भारत को। और मजे की बात यह है कि इस कर्ज को देने में ज्यादा दिक्कत भारत को इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसकी अदायगी है 15 साल का ग्रेस पीरियड का है। मतलब ग्रेस पीरियड का मतलब क्या हुआ कि इस ट्रेन के स्टार्ट होने के 15 साल बाद ब्याज की किस्तें जो है ना वो स्टार्ट होंगी। तो ये एक इसकी इंटरेस्टिंग बात हो गई है। अच्छा, इस ट्रेन से सर इंडिया को क्या बेनिफिट है? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल जाएगा। कैसे सर? देखो, अगर भारत 7 साल बाद बुलेट ट्रेन बनाने की शुरुआत करता तो भी 2500 करोड़ रुपए तो महंगाई की वजह से ही भरे जाते है ना। तो इसमें कोई घाटे वाली बात नहीं है, भाई 2500 करोड़ रुपए हमें देने पड़ गए, ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है। दूसरी बात है कि अगर ये बुलेट ट्रेन चल रही है तो इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स की तो जाहिर सी बात जरूरत पड़ेगी। कोई भी चीज चलती है तो पार्ट तो घिसेगा ही, फिर स्पेयर पार्ट तो चेंज करने पड़ ही जाते हैं। तो वो सारे पार्ट्स है या कल पुर्जे जितने भी है वो इंडिया के अंदर ही बनेंगे। तो ये मेक इन प्रोजेक्ट हो गया ना आपका, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो गया। अच्छा, इससे और क्या होगा? बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे इंडिया के जो इंजीनियर्स है उनको नई नई टेक्निक्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात इसकी हो ही जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो ये जो सफर मैंने बताया था तकरीबन 500 किलोमीटर का, एग्जैक्ट 508 किलोमीटर है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में है। 508 किलोमीटर केवल 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी। वैसे इसकी स्पीड तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की है, लेकिन इसको इस स्पीड से स्टार्टिंग में नहीं चलाया जाएगा तो करके टाइम लगेगा। तकरीबन 320 के आसपास जो है ना इसको स्टार्टिंग में दौड़ाया जाएगा और इसके बीच में तकरीबन 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला सूरत में बन रहा है, मैंने आपको बता ही दिया। तकरीबन ये पूरा रूट जो है ना वो एलिवेटेड ही है। बीच में जो 7 किलोमीटर का हिस्सा है मुंबई के अंदर वो समुद्र के नीचे से भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये और सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिल ही गया है।
चलिए अगला सवाल है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 11 फरवरी को। विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो 11 फरवरी इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर रहने वाला है हमारा। हर साल 11 फरवरी को महिला और लड़कियों के लिए विज्ञान में पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी हासिल करने के लिए मनाया जाता है। बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी महिलाएं साइंस और रिसर्च या स्पेस सेंटर है उनसे जुड़ गई है, तो उनको सम्मानित करने के लिए ये वाला डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइजर इंडिया? छोटा सा सवाल पर जरूरी सवाल। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप साहा, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन ठीक है। और फाइजर इंडिया की स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। प्रदीप शाह आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं। अगला सवाल, 94वें अकादमी पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वाधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं? विच फिल्म हैज रिसीव्ड मैक्सिमम नॉमिनेशन एट द 94th अकेडमी अवार्ड? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा द पावर ऑफ द डॉग, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले हैं इसी मूवी को। अच्छा, जो 94वें एकेडमी अवार्ड है इसके अंदर राइटिंग विद फायर, ये एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है। इसको जो है ना बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर जो है वो ऑस्कर 2022 के अंदर जो है ना नॉमिनेट किया गया है। और पावर ऑफ द डॉग है इसको जो है ना तकरीबन 12 श्रेणियों के अंदर नामांकन दिए गए जो सबसे ज्यादा है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कहिएगा या निर्देशक कहिएगा, और बेनेडिक्ट कम्बरबैच के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित प्रमुख श्रेणियों में 12 नामांकन के साथ सबसे अधिक नामांकन पावर ऑफ द डॉग को मिले 94वें अकादमी अवार्ड के तहत। हालांकि अवार्ड तो अभी दिए नहीं, अवार्ड तो आगे आपके दिए जाएंगे, ठीक है ना। आगे अवार्ड का जब फंक्शन होगा 27 मार्च को जो है ना ये अवार्ड दिए जाते हैं रंगमंच दिवस के दिन। वर्ल्ड थिएटर डे उस दिन सेलिब्रेट, थिएटर डे भी होता है मतलब 27 मार्च को, ठीक है। और ये अकादमिक पुरस्कार जो है ना ये किस लिए दिए जाते हैं? आर्ट के लिए दिए जाते हैं। आर्ट्स के अंदर जो बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है उसके लिए दिए जाते हैं। दुनिया भर में मनोरंजन की जो इंडस्ट्रीज है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अवार्डों में से एक इसको माना करते हैं हम लोग। द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, जिसको आप लोग AMPS कहते हैं, उन्होंने पहली बार 1929 में द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल्स में डगलस फेयरबैक्स के द्वारा जो है ना ये एक बेसिकली रात का टाइम जो खाना डिनर का टाइम था उसी टाइम पे ये अवार्ड देने स्टार्ट किए थे। सिनेमा पर कोविड-19 महामारी के कारण 28 फरवरी 2021 को आयोजित होने वाला जो कार्यक्रम है वो रोक दिया, और अब जो है ना ये 2020-21 की शुरुआत से ही सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को 25 अप्रैल 2021 को आयोजित किए गए थे लास्ट टाइम, और इस बार जो है ना 94वें जो है वो 27 मार्च को दिए जा रहे हैं। इस बार इसमें 276 मूवी है, उनकी लिस्ट जारी की गई है। और इंडिया की तरफ से तमिल लीगल ड्रामा जय भीम और मोहनलाल की मलयालम फिल्म मराक्कर जो है ना सिंघम को 94वें अकादमी पुरस्कारों के अंदर शामिल किया गया है। ये पूरा नामांकन जो है ना 27 जनवरी से 1 फरवरी को समाप्त हुआ था, और 8 फरवरी को इनके नामांकन की घोषणा की गई है, जो मैंने आपको भी पढ़ा ही दिया लगभग। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है? लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि इसको आप लोग कहोगे कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन सेंटर है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और ये सेटअप किया गया है रिसेंटली IIT बॉम्बे में। एक्चुअली अकेला IIT बॉम्बे में नहीं है, ये 2 सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं। एक तो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे, जिसको आप मुंबई कह सकते हैं प्रेजेंट के तौर पे। दूसरा है नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो पड़ता है बेंगलुरु के अंदर। तो ये 2 सेंटर सेटअप किए गए हैं इंडिया के अंदर। सर है क्या ये तो बताइए ना। देखो भाई, आपने एक बार इस फोटो को देखिएगा ताकि आपको सारी कहानी समझ में आ जाए। भाई गाड़ी आप लोग किसी भी चीज से, मान लेते हैं आप लोग घर है, अपने घर के अंदर आपका कुछ भी चीज चलाते हैं, लाइक गूगल ही चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो गूगल से भी कार्बन डाइऑक्साइड, मोबाइल से भी कार्बन डाइऑक्साइड, रोटी बना रहे हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, खुद है भैया सांस ले रहे हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी चीज से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रहा, गाड़ी चला रहे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और इससे बहुत ज्यादा जो है ना वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ ही रहा है, और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जा रहा है, तो टॉक्सिक तो है ही है अपने आप में। तो आपने एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा जो आपने सिस्टम बना दिया है, सेंटर बना दिया, जो इनको इस वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो 1 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है घर से या और जिस भी तरीके से, ये टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, मीथेन में, हाइड्रोकार्बन्स में, जिस हाइड्रोकार्बन्स को
को एज ए एनर्जी के रूप में यूज किया जा सकेगा और फिर उसका यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये काम भारत के अंदर 2 सेंटर बेंगलुरु और IIT बॉम्बे के अंदर जो है ना सेटअप किए गए हैं। यही है सारी कहानी। इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा? इससे बेनिफिट होगा तकरीबन आपको SDG के गोल पढ़े होंगे आपने। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके टोटल 17 गोल होते हैं। इस 17 में से इन 5 गोल में तो डायरेक्ट जो है ना बेनिफिट हो रहा है। लाइक क्लाइमेट एक्शन है, क्लीन एनर्जी है, इंडस्ट्री है, इनोवेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये पांचों सुधर जाएंगे। क्लीन एक्शन तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंडस्ट्रीज का जो आपका जितना भी पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको डायरेक्ट यूटिलाइजेशन किया जाएगा। ये इसकी खास बात होने वाली है। हाइड्रोकार्बन से इसका वैल्यू एडिट बिल्कुल जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं उनके वैल्यू वाले केमिकल्स में कन्वर्ट करके और एक इकोसिस्टम प्रॉपर बनाया जाएगा। बेहद जरूरी सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल भी है कि ऐसा किया जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर। अगला सवाल हमारा होने वाला है कि किस जिले ने दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के लिए पहली रैंक हासिल की है। तो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो बना है ओडिशा जिले का मलकानगिरी, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मलकानगिरी ओडिशा में इस लिस्ट में नंबर 1 है। उसके बाद छतरपुर मध्य प्रदेश जो है ना इसमें 2 नंबर पे आता है। और ये आप लोग देख लीजिएगा, मलकानगिरी ओडिशा 1 नंबर पे, छतरपुर 2 नंबर पे, बारामूला जम्मू एंड कश्मीर का 3 पे, रामगढ़ झारखंड का 4 पे और बेगूसराय बिहार का 5वें नंबर पे है। सर ये है क्या? एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट वाला प्रोग्राम साल 2018 में से लॉन्च किया गया था नीति आयोग द्वारा। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे भारत के 112 जो कम विकसित डिस्ट्रिक्ट है, मतलब पिछड़े हुए जिले हैं, उनको आगे लेके आना। कौन से पॉइंट पे? स्वास्थ्य पे, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में और वहां की जो इरिगेशन सिस्टम है उसके अंदर, और के अलावा स्किल डेवलपमेंट के अंदर, या यूं कहिएगा फाइनेंस के तरीके पे, या यूं कहिएगा जो वहां की मूलभूत चीजें हैं उन चीजों पे। ऐसे टोटल 49 जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनमें ओवरऑल में जो ग्रो करवाने के लिए जो है बेसिकली एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है नीति आयोग ने स्टार्ट किया था। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसके CEO अमिताभ कांत, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके जो अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष उनका नाम है राजीव कुमार। हाल ही में फरवरी 2022 में 5 साल के कार्यकाल के लिए जवाहरलाल नेहरू JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो पहली महिला कुलपति बनी है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। यानी कि सवाल का 5वां वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, जो फोटो में दिखाई दे रही है आपको। 5 साल के लिए बनी है। इनसे पहले कौन थे? M जगदीश कुमार, और ये JNU की 13वीं VC बनी है। इनकी नियुक्ति करी है राष्ट्रपति जी ने, और M जगदीश कुमार है UGC के अध्यक्ष बन गए हैं अभी। और JNU की स्थापना 1969 को हुई है, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए जी, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कैसा था आज का सेशन बताइए जरूर कमेंट में। धन्यवाद।